ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे खास सेगमेंट इकोनॉमी टुडे में। और लगातार हम एक किराना टू द बजट चला रहे हैं, जहां पर हम एक नई सोच और नया बजट आपके लिए लगातार स्पेशल कवरेजेस लेकर आते हैं। तो आज का जो हमारा स्पेशल सेगमेंट है उसमें हमारा फोकस रहेगा नमामि गंगे पर। गंगा को अविरल और निर्मल बनाने की नरेंद्र मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी जो योजना है उसका नाम नमामि गंगे है। और ख़ास तौर पर इस परियोजना के तहत ढांचागत व वित्तीय व्यवस्था के तहत इसे शुरू किया गया। 3 चरणों में पूरी की जाने वाली इस योजना का जो खर्च है वो केंद्र सरकार वहन करेगी। आखिर ये योजना है क्या, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। गंगा नदी का न सिर्फ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है, बल्कि देश की 40% आबादी गंगा नदी पर निर्भर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये साफ कर चुके हैं कि गंगा की सफाई एक आर्थिक एजेंडा है। सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए नमामि गंगे नामक एक मिशन का शुभारंभ किया है। नदी की सफाई के लिए बजट को 4 गुना करते हुए 2019-2020 तक नदी की सफाई पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की केंद्र की प्रस्तावित कार्य योजना को मंजूरी दे दी गई है। शुरुआती स्तर की गतिविधियों के अंतर्गत नदी की ऊपरी सतह की सफाई को लेकर ठोस कचरे की समस्या का हल निकालने के साथ साथ शौचालयों का निर्माण, शवदाह का नवीकरण और घाटों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है। वहीं अगर मध्यम अवधि की गतिविधियों की बात करें तो नदी में नगर निगम और उद्योगों से आने वाले कचरे की समस्या को हल करने पर ध्यान दिया जा रहा है। 5 वर्षों में 2500 MLD अतिरिक्त ट्रीटमेंट कैपेसिटी का निर्माण किया जाएगा ताकि गंदगी से छुटकारा मिल सके। लंबी अवधि में इस कार्यक्रम को बेहतर और टिकाऊ बनाने के लिए प्रमुख वित्तीय सुधार किए जा रहे हैं। गंगा के किनारे स्थित ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को गंदे पानी की मात्रा कम करने के साथ साथ इसे पूर्ण तरीके से समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी उद्योगों को गंदे पानी के बहाव के लिए रियल टाइम ऑनलाइन निगरानी केंद्र स्थापित करना होगा। साथ ही इन गतिविधियों के अलावा वन लगाना और पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। गंगा नदी की सफाई के लिए हर एक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। गंगा नदी को निर्मल और अविरल बनाने की महत्वाकांक्षी योजना नमामि गंगे को सफल बनाने के लिए कॉरपोरेट जगत ने भी हाथ बढ़ाया है और अपने सहयोग देने की इच्छा जाहिर की है। विभिन्न कंपनियों ने कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी यानी CSR के तहत इसमें सहयोग देने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो जिस देश में नदियों को भगवान के समान पूजा जाता है, ऐसे में जन भागीदारी नमामि गंगे के लिए बेहद अहम है। अब रुक कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट इकोनॉमी टुडे का। बजट आने वाला है और उम्मीदों का अंबार भी है, लेकिन किसानों के लिए ये बजट कैसा होगा और कैसा होना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। सरकार किसानों की आमदनी दोगुना करना चाहती है। ग्लोबल कृषि उत्पादन में भारत की जो हिस्सेदारी है वो करीबन 7.7% है। किसानों की उम्मीदें पूरी करने के लिए सरकार को कृषि पैदावार बढ़ाने पर फोकस करना होगा। इसके लिए जल और मिट्टी संरक्षण की जरूरत है। जी हाँ, आज का हमारा मुद्दा है बजट के परिप्रेक्ष्य में कृषि और किसानों के लिए कल्याणकारी पहल। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, बेहद आसान तरीके हैं। ट्विटर के जरिए अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो #economy today का इस्तेमाल करते हुए आप अपना सवाल कीजिए। मेल के जरिए सवाल भेजने के लिए आप economytoday.ddnews@gmail.com का इस्तेमाल कीजिए। आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ शुरू में मौजूद हैं तजामुल हक, चेयरमैन लैंड पॉलिसी नीति आयोग और फॉर्मर चेयरमैन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है तजामुल जी इस खास शो में। तो देर के बाद की शुरुआत करते हैं हमारा खास सेगमेंट इकोनॉमी टुडे। तो बात अगर हम खेती बाड़ी करते हैं वेंकट, तो सीधी सी बात है पिछले बजट को अगर देखा जाए तो वो कृषि प्रधान बजट था, लेकिन अब खाद्य सुरक्षा के आगे जाकर किसानों के लिए कल्याण और बाजार के साथ साथ ग्राहकों के हितों में तालमेल बिठाने के लक्ष्य को इस बार का बजट लेकर बनाया जा रहा है। बीते साल के बजट में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में कुल मिलाकर करीबन 84% की बढ़त देखी गई और खर्च बढ़ाकर करीबन 48,000 करोड़ रुपया हो गया। इस साल भी सरकार की किसान कल्याण की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो बजट की प्राथमिकताओं की सूची में शामिल रहने की उम्मीद है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। खेतीबाड़ी यानी कृषि क्षेत्र किसी भी बजट का अहम हिस्सा होता है। बीते साल खेतीबाड़ी पर करीब 36,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया।
किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ खेतीबाड़ी में निवेश को आकर्षित करना भी सरकार की नीतियों के केंद्र में है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किसानों को खेती के मोर्चे पर सबसे बड़ी चुनौती सिंचाई व्यवस्था को लेकर होती है। 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन में खेती तो होती है, लेकिन सिंचाई की सही व्यवस्था 43% फसल को ही मिल पाती है। जुलाई 2015 में केंद्र सरकार ने सिंचाई योजना को मिशन मोड में लागू करने का फैसला लिया। हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए मिशन की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली। साल 2015 में इसके लिए 5300 करोड़ जारी किए गए। बजट 2016-17 में योजना के लिए 5700 करोड़ दिए गए। सिंचाई में निवेश बढ़ाने के साथ साथ सही तकनीक का इस्तेमाल भी इस योजना का लक्ष्य है। 2020 तक सिंचाई की 100 योजनाएं पूरा किए जाने का लक्ष्य है। इस साल 23 परियोजनाएं पूरा होने की उम्मीद है। अगले साल के बजट में सिंचाई के लिए प्रावधान बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना साल 2016 की खरीफ फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई, क्योंकि आजादी से अब तक केवल 23% किसानों को ही विभिन्न बीमा सुविधाओं के तहत सुरक्षा मिल पाई है। सरकार ने ऐतिहासिक फैसले के तहत सभी किसानों को बीमा का लाभ पहुंचाने के लिए काफी कम प्रीमियम पर नई बीमा सुविधा की शुरुआत की। खरीफ की फसल के लिए बीमा की राशि का 2% प्रीमियम के रूप में देना तय किया गया है। रबी फसल के लिए प्रीमियम की रकम 1.5% और बागवानी वाली फसलों के लिए प्रीमियम बीमा राशि का 5% रखा गया है। नई योजना में फसल के नुकसान का तुरंत आकलन किया जाता है और फसल खराब होने के वजह के दायरे को बढ़ाया गया है। दावे का भुगतान भी निश्चित समय सीमा में तय होगा। बजट 2016-17 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 5500 करोड़ की व्यवस्था की गई थी। 3.7 करोड़ से ज्यादा किसानों ने इसका फायदा उठाया। करीब 4 करोड़ हेक्टेयर फसल का बीमा किया गया है, जो 2015 के खरीफ से 17% अधिक है। किसान और ग्रामीण विकास एनडीए सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और बजट में इनको खासी तवज्जो मिल सकती है। और इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ तजामुल हक जुड़े हुए हैं। तजामुल जी, पहला सवाल यही कि अगर पिछले बजट को देखें तो कृषि प्रधान बजट है और भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस बार के बजट से आपको क्या लगता है कि कितनी उम्मीदें जो हैं वो पार लग पाएंगी, और ख़ास तौर पर जितनी योजनाएं शुरू की गई, चाहे वो फसल बीमा योजना की बात की जाए, सॉयल हेल्थ कार्ड है, फिर सिंचाई योजना है, इन तमाम योजनाओं ने कितना असर डाला है इस पूरे कृषि क्षेत्र पर? जी ना, पिछले साल तो खैर आपने सही बताया कि कृषि को खास तौर पे ध्यान रखा गया था कि कैसे कृषि में उन्नति हो, लेकिन इस बार भी होगा और इस बार मेरे ख्याल से और सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट होने की उम्मीद है। 2 कारणों से। एक तो है कि पिछले साल आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने ई मार्केट की बात की, ई नाम जिसको कहते हैं नेशनल मार्केट, तो सारे मार्केट्स को इंटीग्रेटेड एक फ्रेम में ला के कैसे ट्रेड फैसिलिटेशन हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो, किसान एक जगह बैठ के किसी भी मार्केट में अपने चीज़ों को बेच सके। तो आज के दिन में सबसे बड़ी किसान की समस्या थी कि अपने उपज को ठीक से दाम नहीं मिलना। अब अगर ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग अरेंजमेंट्स होगा और इंटीग्रेटेड वे में होगा, बैठे बैठे आप कहीं त्रिवेंद्रम में, कलकत्ता में, मुंबई के मार्केट्स में भी आप ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए बेसिक, उसमें कमी है अभी। उसको उस पे इन्वेस्टमेंट अभी होना चाहिए और मेरा उम्मीद है कि उसमें कुछ होगा। क्योंकि कारण क्या है, देखिए अभी ऑलरेडी हमारा टारगेट है कि 585 मंडी जो है होलसेल मार्केट्स, करीब वो अभी तो सिर्फ 10 स्टेट से कुछ आए हैं इसमें, तो और थोड़े एक आध कमोडिटीज़ को लेके हम कर रहे हैं। लेकिन 585 मंडीज को अगर 2018 तक कंप्लीट करना है तो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स में अभी चाहिए होगा, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना क्रिटिकल है, उसके बिना फिर आप इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल से होगा। दूसरी बात है कि काफ़ी सारे फसल पोस्ट हार्वेस्ट पीरियड में लॉस हो जाता है, वेस्टेज बहुत होता है। एक नॉर्मल एस्टिमेशन है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह का करीब 22% जो है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है, और उसका मेन कारण है कि आपके पास प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी या कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी वगैरह नहीं होने के कारण है। तो उस सब में भी एम्फेसिस होगा। वेयर हाउस फैसिलिटीज बढ़ाने की उम्मीद ज़रूरत है, क्योंकि वेस्टेज कप इवन ग्रेन्स वगैरह को, हाँ तो सब है। तो मार्केट और स्टोरेज फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने का मेरे ख्याल से होगा। तीसरी बात है कि जैसे एग्रीकल्चर क्रेडिट है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है आपको। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए 2 तरीका है। एक तो गवर्नमेंट अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, जो कि पिछले कई सालों से एक स्टैगनेंट था इन्वेस्टमेंट,
और अब थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरी बात है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में तब बढ़ता है जब किसानों का अपना अच्छा इनकम हो या फिर क्रेडिट फैसिलिटी आसानी से मिल सके। पिछले 2 साल आपने देखा होगा कि ड्रॉट आया हुआ था, इस बार थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, लेकिन साथ साथ क्रेडिट फैसिलिटी जब तक आप नहीं बढ़ाएंगे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा नहीं। तो मेरा तो अपना सजेशन भी था कि क्रॉप लोन पे जो इंटरेस्ट है उसको सब्सटेंशियली घटा दिया जाए, और सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा किसान एक क्रॉप लोन ले सके। और इसी तरह से इन्वेस्टमेंट लोन जो है, जो मीडियम और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट क्रेडिट जो हम देते हैं, तो उस पर भी इंटरेस्ट रेट घटाने की ज़रूरत है सब्सटेंशियली, जो कि उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी सब्सटेंशियली हाई है। तो मनी लेंडर से के चंगुल से उनको हटा के कैसे बैंकिंग सिस्टम से लिंक किया जाए, कैसे किसानों को मार्केट से लिंक किया जाए, कैसे उनके पास सारे बेसिक सुविधाएं बैंक्स का हो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे गोडाउन्स का हो या कोल्ड स्टोरेज का हो, ट्रांसपोर्टेशन का हो, वो उपलब्ध कराया जाए। ये गवर्नमेंट के फोकस में है और उसके लिए कुछ करेंगे। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देखिए, किसानों का प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगले 2022 तक किसानों का इनकम जो है डबल करना है रियल टर्म्स। अगर डबल करना है तो उसके लिए कई इंटीग्रेटेड वे में सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसमें एक तो है कि इनपुट कॉस्ट कैसे कम हो, तो इनपुट कॉस्ट कम करे, ज़्यादा से ज़्यादा उनको अच्छा दाम मिले चीज़ों का। तो इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का पार्ट है उससे भी थोड़ा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। दूसरा है कि फर्टिलाइज़र का अगर आप बैलेंस्ड यूज करेंगे बेस्ड ऑन जो भी सॉइल हेल्थ कार्ड आपको दिया जाएगा, उसमें आपका सॉइल हेल्थ इसका प्लॉट का जो भी न्यूट्रिएंट स्टेटस है कि उसमें किस चीज़ की कमी है, वेदर दिस इज डेफिशिएंट इन यूरिया, फॉस्फोरस और पोटास किस में, तो उसी हिसाब से फिर आप उसको अप्लाई करेंगे। तो बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र का यूज़ होने से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा। सॉइल इसी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग मैटर्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने के से आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और सॉइल हेल्थ रिस्टोर्ड होगा, तो उससे भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा। और सेकंड, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, मार्केटिंग फैसिलिटी अच्छा होगा तो उससे भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा। चौथा, इरिगेशन यूज एफिशिएंसी, जैसे प्रधानमंत्री जी 2 साल से कह रहे हैं कि एक ड्रॉप पानी से मोर क्रॉप, तो आप अगर उसको भी करेंगे, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन को ढंग से यूज़ करेंगे तो उससे भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा। और दूसरे ओर अगर आप मार्केटिंग फैसिलिटीज इंप्रूव करता है और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो मेरे ख्याल से वो दोनों साइड आपका कवर्ड हो जाएगा, कॉस्ट कम होने का और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने का। और साथ साथ एक और भी प्रयास है, अभी फाइनली क्या होगा पता नहीं, डिस्कशन में है अभी, कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो सब फार्मर्स को सभी जगह दे नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम एक प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट का एक कॉन्सेप्ट नीति आयोग ने लिया है रिसेंटली, कि किसी भी कमोडिटी में अगर किसी भी टाइम, किसी भी साल पिछले 3 साल के एवरेज प्राइस से नीचे प्राइस जाती है तो जो डिफरेंस होगा प्राइस का वो सरकार भरपाई करेगी, मतलब कंपेंसेट करेगी। तो ये अगर स्कीम इम्प्लीमेंट हो जाता है, बहुत बड़ा खर्चा नहीं है इसमें, लेकिन डिपेंड करेगा फाइनेंस मिनिस्टर कितना फिजिबल इसको देखते हैं या गवर्नमेंट जो फाइनेंशियल सिचुएशन। गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन मेनी फ्रंट्स टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर। इन फैक्ट द workers have already started as well. In fact, government focusing on these priority areas. In fact, Mr. Haq is mentioning so far. Let's slip into a short commercial break. After the break, we'll be coming back with the questions which you've been sending on our social networking handles as well, on our Gmail and Twitter. Mr. Haq is here to answer all those questions. Don't go anywhere. Stay tuned. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. The mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index.
India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Welcome back to Economy Today. Without any delay, let's take the questions which you've been sending on social networking handles. We are talking about budget expectations with agriculture and farmer initiatives by the government. This is the first question on Twitter handle. Rishi, he says, farmer throwing their crops, vegetables on road. What are the steps government to take for cold storage and other major initiatives, Mr. I think this is a very good question. In fact, as I mentioned already, that there is need for improvement in both normal warehouse facilities and also cold storage facilities. Because at least farmers, if there is no good price in the market immediately after harvest, post-harvest kind of situation, then they can store it for some time and then again they sell it whenever the prices are high. So I think that kind of arrangement is necessary. But then this is the priority of the government, I should say, because already the Department of Agriculture and also the Niti Aayog is working on some of such things like how to improve some of this infrastructure. Right. Let's take the other question. I think this question is on Gmail. This is our first question on Gmail handle. Let's take that question too now. Does the budget only give preference to big farmers? What about small, illiterate, marginal farmers? Radhu Mahajan. No, the government, neither the central government nor any state government for that matter, I should say, they distinguish between small and marginal farmers that way. If any, they prefer small and marginal farmers. They give some special kind of considerations on several occasions. So there is no difference that way. But then farmers, by and large in India, are small and marginal. 85% of our farmers are small and marginal farmers, and hardly 1%, you should say in the true sense, they are the large farmers. So, and I mean, large farmers, I have seen the so-called large farmers in the years of drought, they have suffered a lot. So I think now we should not distinguish so much, then you will be divided. You should organize, get together and demand something better unitedly instead of saying who is small and who is large. This is one. Secondly, if you see historically, there were several schemes for like a small farmers business consortium, and now the government, I think for the last 2 years, they are trying to organize small farmers into some kind of farm producers organizations so that they can be linked with both local national markets or even international markets through contract farming arrangements, or in order to give them institutional credit support or technology support or any such thing, any support services which the government provides. So I think farmers are, the government is quite active in favor of the small and marginal farmers. But again, a small and marginal farmer, if they concentrate only on traditional crop farming, they will not be better off. They need to diversify in favor of high value crops. Also, they need to see how they can participate in some kind of local level processing, and for that they need to group together, like either cooperatives, self-help groups, or farm producers organizations or companies, whatever you call it. They need to have that. Otherwise, I think they will find it. So it should be a collective effort from their side as well to improve the whole welfare of the farming community and also the agricultural productivity. Let's take other question. This question is again on Twitter handle. Let's have a look at this question too. This is by Sabir Ahmed. Which are various investment measures needed for boosting Indian agriculture at this point? Number one, as I said, that in order to improve private investment in agriculture, you need to improve credit supply, institutional credit supply, and both particularly in some of the key sectors. If you want to go for mechanization, or you want to go for tube wells, or you want to go for tractors or harvesters or anything, farmers individually at high rate of interest they cannot afford. So you need to reduce the rate of interest and also improve the credit availability as such for a long-term investment credit. And secondly, last I think 2 years the farmers suffered a lot due to drought. Their income position is very bad as on today, and this year the prices also are not good. So I think they need to be ensured. Already we have a scheme, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, but that needs to be further
strengthened in terms of implementation and also some kind of institutional mechanism for plugging the loopholes or improvement in consultation with the state governments. But I think this is needed and this is possible. Right. Let's take a look at another question. This is a second Gmail today. Let's have a look at that question on Gmail handle. पॉली हाउस और आधुनिक तरीके से खेती करने वाले लोगों को सरकार कैसे मदद करती है और बजट उनके लिए क्या खास हो सकता है? सबसे पहले तो दर्शकों के लिए तजामुल जी अगर आप बता पाए कि पॉली हाउस होता है क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जानना। हाँ जी, आज के दिन में एक मॉडर्न टेक्निक्स है कि आप ओपन फील्ड में जो बहुत ससेप्टेबल होता है पेस्ट डिजीजेस और सारे वेदर रिस्क में, तो उसको कम करने के लिए ग्रीन हाउस फार्मिंग जिसको हम कहते हैं, उस तो कवर्ड वे में कुछ ऐसे हाई वैल्यू क्रॉप्स आप लगा सकते हैं और उससे मैक्सिमम आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इनकम कमा सकते हैं और उसका मार्केट में डिमांड भी होता है इन चीज़ों का। तो अगर ढंग से आप क्रॉपिंग पैटर्न्स फॉलो करें ग्रीन हाउस कॉन्सेप्ट के अंदर, तो आपको टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है आज के दिन में। लेकिन फार्मर्स के आज के दिन में देखा गया ज़्यादातर एटलीस्ट फार्म लेवल पे इसके बारे में ज़्यादा जागरूकता नहीं आई है, अवेयरनेस नहीं है। तो वो जागरूकता लाया जाए और साथ साथ उनको एक लिंक किया जाए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मोड में या किसी न किसी तरह से उस मोड में मार्केट के साथ लिंक करके किया जाए, तो मेरे ख्याल से उसका फ़ायदा होगा। अगर वो नहीं करेंगे, सरकार तो इनकरेज करती है, कोई भी अच्छी टेक्नोलॉजी अगर फार्मर्स इस तरह का अडॉप्ट करती है एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में, इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को एक प्रायोरिटी में है। कई स्टेट्स ने लॉ तो बना दिया, रूल्स रेगुलेशंस कुछ बनाए नहीं, ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। कई जगह क्या है कि एक या दो कम्युनिटीज़ को ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मोड में लाया है। तो इसको थोड़ा एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। और साथ साथ जैसे मैंने कहा, जैसे ही आपका नेशनल मार्केट, जैसे अगर 6,700 या 7,000 मार्केट को आपने इंटीग्रेट कर दिया पूरी तरह से विद फुल्ली डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मेरे ख्याल से काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन दूसरे साथ साथ एक और भी हम लोग जो सोच रहे हैं, नीति आयोग में हमने मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट बनाया। मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट का मकसद ये था कि जो ज़मीन आपके पास इतनी ज़मीन नहीं है, तो आप दूसरे की ज़मीन भी लीज पे लेके आप खेतीबाड़ी कर सकते हैं और अपना लाइवलीहुड या फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना इनकम बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से आज के दिन में क्या है कि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में लीज पे बैन है, रेस्ट्रिक्शंस है, आप ज़मीन लीज आउट नहीं कर सकते। लीज आउट करेंगे अगर एग्रीकल्चर के लिए तो आपकी ज़मीन जा सकती है। उस तरह का सिचुएशन क्रिएट किया हुआ लीगल सिचुएशन। तो उस लॉ को कैसे हटाया जाए और उस पर इम्प्रूवमेंट लाया जाए और लीगलाइज कर दिया जाए लैंड लीजिंग को, जिसमें लैंड ओनर्स को किसी तरह का डर ना रहे लीज आउट करने में, और जो टेनेंट फार्मर्स है उनको बैंक क्रेडिट मिले, इंश्योरेंस का बेनिफिट मिले, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अरेंजमेंट में अगर एंटर करना चाहते तो वो भी उनको फ़ायदा मिले, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सपोर्ट सर्विसेज हो, इंश्योरेंस हो, डिजास्टर रिलीफ हो या MSP हो, कुछ भी हो, तो उसका फ़ायदा भी उनको मिलेगा। जब वो फ़ायदा उनको टेनेंट फार्मर्स को मिलेगा तो उनको इंसेंटिव मिलेगा फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, और जब क्रेडिट मिलेगा तो फिर वो अपना इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कैपेसिटी उनकी बढ़ेगी, इनपुट्स लगाने की, इनपुट ज़्यादा से ज़्यादा डालने की। तो ऐसे सिचुएशंस में अगर ये हम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सके डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन करके, तो प्रोडक्टिविटी में भी इम्प्रूवमेंट होगा और जो टेनेंट फार्मर्स है उनके हालात में भी सुधार होगा। It will secure their rights. In fact, these recommendations which your committee has also recommended, in fact, from the land leasing point of view. But we'll have to see how the state governments get into this loop as well. Let's take other questions which we have on our Gmail and Twitter. Let's take a look at that question now. This question is on Gmail handle. Is government planning to give support to children of farmers in higher education for development of agriculture in future? This question is by Mr. C.N. Trivedi. Mr. Haq. ये अभी तो हम क्लियरली कुछ इसमें कह नहीं सकते, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा, एक बहुत अच्छा उन्होंने प्रश्न किया है और मैं कई साल से ये रिकमेंड करते रहता हूँ सरकार को भी कि फार्म यूथ जो है उन्होंने एग्रीकल्चर पे इंटरेस्ट खो दिया। दे आर लूजिंग इंटरेस्ट, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू रिमेन इन फार्मिंग बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। वन थिंग इज एक हाई रिस्क है, प्रॉफिट है ही नहीं, इनपुट कॉस्ट बढ़ते जा रहा है, आउटपुट प्राइसेस है ही नहीं, तो दे सफर बिग लॉस। तो उनके जब तक एक आगे एक फ्यूचर नहीं देंगे कि कोई हाईटेक एग्रीकल्चर हो, एग्रो प्रोसेसिंग हो, जहाँ इस तरह का रिस्क कम हो और रिस्क इंश्योर्ड हो और
उनको लगे कि कोई ऐसा कोई इन्फीरियर ऑक्यूपेशन नहीं है, हम अच्छे खासा मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो इस तरह का एक तो उनको एनकरेजमेंट और सपोर्ट गवर्नमेंट को देना चाहिए, और तभी जाके फार्म यूथ में रेस्टलेसनेस भी कम होगा, माइग्रेशन भी कम होगा रूरल एरियाज अर्बन एरियाज में, और रूरल एरियाज में ही कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होके टेक्नोलॉजी के सहारे कैसे उनको आगे उस फार्मिंग में रखा जा सके। तो मेरे ख्याल से इसकी पहल होनी चाहिए। गवर्नमेंट शुड मेक अटेम्प्ट्स एक्चुअली इन दिस डायरेक्शन। जिससे दो बातें होगी, फ्रस्ट्रेशन कम होगा फार्म यूथ में, और उनको भी लगेगा कि रोजगार के अनेक मौके हैं और वो भी यहाँ से आकर्षित होंगे। आइए देखते हैं कि अगला सवाल क्या है और दर्शक क्या पूछना चाहते हैं इस मुद्दे से जुड़ा हुआ सवाल। माही सिंह राज वेंकट। This question is by Mahi Singh in English. Should government nurture agriculture more with schemes like Arya and Farmer First in upcoming budget? How do you look into this? पहले तो मैं कहूँगा कि already as you have seen, the Prime Minister himself has been saying that we need to double the farmers' income by 2020. So keeping that in mind, there will be emphasis in the budget, and also there is need for that. So I think there should not be any doubt that in that. ये तो है ही है budget में. Absolutely. Let's take a look at another question which we got on Twitter handle. I think this question is in Hindi actually. आइए देखते हैं सवाल क्या है और क्या दर्शक पूछना चाहते हैं, और शायद ये शो का आखिरी सवाल होगा क्योंकि समय काफ़ी कम है हमारे पास और लगातार आपके सवाल हम तक पहुंच रहे हैं। देश के का ज़्यादातर जो किसान है वो अशिक्षित है, उस तबके को किसान बीमा योजना से जोड़ने के लिए सरकार क्या जागरूकता अभियान चला रही है? प्रवीण वाजपेयी। ये कई लोगों का सवाल है कि जो इतनी योजनाएं चलाई गई हैं, हालांकि इस मंच से भी हम कोशिश करते हैं कि चाहे वो सिंचाई योजना है, सॉयल हेल्थ कार्ड है या फिर बीमा योजना है, तो किस तरह वो जो किसान है अगर वो अशिक्षित है किसी वजह से, तो उस तक ये किस माध्यम से ये बात पहुंचे और सरकार उसके लिए क्या प्रावधान? जी अभी तो एक्चुअली मालूम मेरे ख्याल से किसानों को सबको है, थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट लेंगे तो आगे तक देखिए दो बातें, एक तो है कि आपका चैनल के माध्यम से है, चाहे दूरदर्शन है या डीडी किसान है, बाकी रेडियो के माध्यम से भी होता है, और स्टेट लेवल के जो एक्सटेंशन इंस्टीट्यूशंस हैं, एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं लोकल लेवल पे, वो भी जाके बताते हैं। ऑलरेडी एग्रीकल्चर बीएलओज भी होते होंगे, विलेज लेवल ऑफ एक्सटेंशन ऑफिसर्स होते हैं, साथ साथ आपके जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस जो कंपनी आइडेंटिफाई किया गया है वो उनको भी अगर बिजनेस करता है तो उनको भी आगे अपना प्रमोट, कुछ तुम आगे आओ कुछ हम आगे, दोनों के साथ जो साझेदारी से काम बनेगा। उस वक्त बेहद कम है तो आखिरी जीमेल ले लेते हैं। क्या पूछना चाहती है मोनिका? सवाल कर रही हैं कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ, क्या सवाल है उनका ये देख लेते हैं। दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में जहां बिजली नहीं आती वहां सोलर पंप को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? एक्चुअली एक तो कई साल से, खास करके 2-2.5 साल से तो है ही इस गवर्नमेंट के आने के बाद कि सोलर एनर्जी के जरिए ही गांव लेवल पे हम इलेक्ट्रिफिकेशन कर सकते हैं, चाहे एग्रीकल्चर के लिए हो चाहे लाइटिंग के लिए हो, और उस पे कैसे सस्ते सब्सिडाइज्ड वे में कैसे घर घर तक वो पहुंचाया जाए, और स्मॉल एक यूनिट्स वगैरह खोल के उसको एनर्जी जो भी होता है उसको कंजर्व भी किया जाए, सप्लाई किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जो अनयूज्ड है वो फिर से अपना रिजर्व रहे। तो एक सिस्टम बनाने की जो बातें हैं वो ऑलरेडी सरकार वर्किंग ऑन दैट, और नॉट ओनली दैट, ऑलरेडी गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग दैट। एब्सोल्युटली। तो सरकार हमेशा किसानों के साथ है। बिल्कुल। तजामुल जी, आप इस शो पर आए, आपने अपने विचार इस मंच से साझा किए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज्ञानवर्धक जानकारियां आपने दी, खासतौर पर हर योजना से जुड़ी हुई, और खासतौर पर क्रॉप पर ड्रॉप का जो ये नारा है अपने आप में काफी सार्थक और सटीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. Well, before we wind up market situation, Indian markets BSE Sensex is up by almost 106 points at this moment, and NSE Nifty is also up by 35 points, showing some positive trends at this moment. So we'll be leaving with that positivity in Indian markets. Stay tuned for DD News. Don't go anywhere. Namaskar.